की क्लास है। इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपको मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पूरा बता दूंगा, उसके बाद फिर लोड कैरेक्टरिस्टिक में एक टाइप का लोड भी बता दूंगा उसके साथ, ठीक। फिर उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के रिमेनिंग 2 टाइप के लोड्स का अगला सेशन जो है उसको भी देखेंगे। तो टॉपिक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। तो पिछली क्लास में इसका थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको जरूर से मिल गया होगा पिछली क्लास में कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर से कैसे डिफर करता है और क्या क्या इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हमको ध्यान देना होता है, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने बात कर लिया प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन पे कैसा होगा, किस तरीके से वर्क करता होगा। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास, और हाँ, इसका फेजर डायग्राम मेन होता है, बहुत सारे लोग उसी फेजर से ही घबराते हैं, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फेजर डायग्राम इसको बोलते हैं लोग, बट ऐसा है नहीं। आप आराम से अगर देख के समझते चले जाएं तो आपको फिर ये समझ में आने लग जाएगा। कुछ बेसिक की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान देना होता है, बाकी तो सब वही है जो आपने नो लोड वाली कंडीशन पर देखा था, ठीक है। चलिए ठीक, तो लेट अस सपोज हमारे पास यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो ऐसा अवेलेबल है इस तरीके का, और इसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर आप रख सकते हैं, ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर रखते हैं, ठीक है। मैंने गलती से इसको स्टेप डाउन बनाया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा सुधार लेता हूं। लेट अस मेक इट अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, इसको एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बना दिया जाए। और यहां पर कुछ n नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग मैंने सेकेंडरी साइड पर कर दिया, ये ट्रांसफॉर्मर ऐसा हो गया, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ n1 नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी, n2 नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, ठीक है। नॉर्मली हम लोगों ने जो ओपन सर्किट कंडीशन देखा था उसके हिसाब से क्या देखा था कि यहां से मैं सप्लाई करंट I1 दे रहा हूं। ये I1 किसकी वजह से आ रही है, जब मैंने साइनोसॉइडल नेचर का सप्लाई V1 इधर प्राइमरी पर लगा रखा है उसकी वजह से, ठीक है। प्राइमरी पर जो मैंने V1 लगा रखा है इसकी वजह से यहाँ पर I1 करंट है, ओके, ठीक है। अब इस I1 करंट और N1 के मदद से I इंटू N के फॉर्म में आपको क्या मिल गया, वहां से मैग्नेटोमोटिव फोर्स मिल गया। चलिए बहुत बढ़िया, इसी को ड्रॉ करते करते ही आपका क्विक सा रिवीजन जो हो जाएगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपको यहाँ से फिर उसके बाद क्या हुआ, इंड्यूस्ड EMF E1 की वैल्यू मिलेगी। चलिए N1 को उस तरफ बना लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं E1, ठीक है, इंड्यूस्ड EMF इन द प्राइमरी साइड, ठीक। फिर यहां पर हो गया आपके पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स। तो अब यहां इस इंड्यूस्ड EMF के कंडीशन पे जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का क्रिएशन हुआ, उसके वजह से यहां से टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स जो है वो लिंक करने लग जाएगी इस पूरे कोर के भीतर, ठीक। अब ये टाइम वेरिंग नेचर की फ्लक्स जो है ये कोर के भीतर जो लिंक करेगी, जो जितनी लीक हो गई उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यूजफुल फ्लक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज आवर यूजफुल फ्लक्स फाई यू, या इसको सिर्फ फाई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अमाउंट की फ्लक्स जो है वो यहाँ से लिंक कर रही है, और इसी फ्लक्स के वजह से हमको सेकेंडरी साइड पे आउटपुट मिल रहा है, ठीक। अब I1 करंट जो है, इसको मैंने पिछली बार आपको बताया था कि I1 जो है दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ I म्यू एंड IW, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं इसको। इसी को IC से लिखवाया था मैंने वैसे पिछली क्लास में आपको, तो आप IC लिख सकते हैं कि कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट हो गया, और I म्यू मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट हो गया। तो I1 बेसिकली इन दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रोक्ड है, ठीक है, उस फॉर्म में उसको ब्रेक करके हम लोगों ने रखा हुआ है, और वैसे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में शो करते हैं, ठीक। लेकिन जब आपका सेकेंडरी भी ओपन है और आपका नो लोड का जो कंपोनेंट होगा करंट का I0, वो इनके सम के बराबर होगा, इसके सम के बराबर होगा I0, तो आप उसको I0 से रिप्रेजेंट करते हो बेसिकली, ठीक। तो इसीलिए आप I1 ना लिख के उसको I0 के फॉर्म में सीधे लिखते हो, तो ये वाला डेटा पूरा आपका I0 हो जाता है, ठीक है। और उसके हिसाब से आप फिर बाकी चीजें समझते हैं। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था कि हमारा सेकेंडरी साइड जो था ओपन था, सेकेंडरी ओपन था, तो क्या यहाँ से कोई करंट जाएगी, करंट की वैल्यू I2 की वैल्यू 0, I2 की वैल्यू 0, कोई करंट नहीं जाएगी सर। अगर कोई करंट नहीं जाएगी तो इंड्यूस्ड EMF यहाँ पर E2 आपको दिख रहा है, लेकिन इस तरफ कुछ भी ऐसा अपोजिंग नेचर का फ्लक्स φ2 नहीं क्रिएट होगा, जिससे कि आपके पास जो V2 मिलेगा एट द एंड, टर्मिनल पोटेंशियल एट द सेकेंडरी साइड, वो सीधे सीधे E2 के बराबर हो जाएगा, किस में, नो लोड कंडीशन में,
क्या यहाँ नो लोड कंडीशन पढ़ने वाले हैं? नहीं, अब यहाँ पे ऑन लोड कंडीशन पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये तो था एक क्विक सा रिवीजन जो आपने पिछले केस में वहां तक पढ़ा था। ठीक, फेजर डायग्राम भी इसका मैंने आपको बनवाया था। फेजर का कंसेप्ट एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, उसी फेजर को मैं दोबारा से आपको एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए। फेजर हम लोग ड्रॉ करना शुरू करेंगे फ्रॉम आवर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट आई म्यू, या फाई से आप ड्रॉ करना शुरू करो, फाई की वैल्यू। ठीक है, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। अब कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो डिपेंड करेगा किस पे, कि कितनी मैग्नेटाइजिंग करंट है वहां पर। ठीक है, और इसी वजह से ये दोनों बिल्कुल एक ही फेज में रहेंगे, तो आई म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक, सर्किट में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये जो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये अपनी फ्लक्स से या अपनी आई करंट से कितना डिग्री लैग करेगा, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट से 90 डिग्री पीछे चलेगा। ईएमएफ इक्वेशन में बना रखे हैं हम लोग पहले से। ठीक है, तो अब डिपेंडिंग अपॉन कि मैं प्राइमरी वाइंडिंग को ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स का लूँ या सेकेंडरी को ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स का लूँ, यानी स्टेप अप या स्टेप डाउन, जो भी कंडीशन है उस हिसाब से आप यहाँ पे E1 के साथ साथ E2 को भी शो कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लिया है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो E1 की वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी एज कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ E1। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है भाई, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर सपोज कर लीजिए दोनों कंपोनेंट बिल्कुल बराबर होते एक दूसरे के, तो फिर उस कंडीशन में आप एक बराबर एरो पे शो करते। ठीक, तो ईएमएफ जो है वो अपनी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जो है वो अपनी सप्लाई पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अब आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा? देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है ना। आपने यहां से सप्लाई पोटेंशियल दिया, सामने लगी हुई है वाइंडिंग, वाइंडिंग मतलब कौन सा लोड? इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड है तो क्या क्रिएट करेगा? लैगिंग पावर फैक्टर कंडीशन क्रिएट करेगा। यहां पर जो करंट है आपकी वो लैग करने लग जाएगी, किससे? V1 से। कौन सी करंट? जो आपकी I1 है उसकी बात मैं कर रहा हूं। और जो मैग्नेटाइजेशन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो मैग्नेटाइजिंग करंट जो है, कंपोनेंट ऑफ करंट जो है वो अपनी सप्लाई वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो मतलब V1 से आई म्यू जो है वो 90 डिग्री पीछे चलना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो V1 से आई म्यू को 90 डिग्री पीछे बना दो, और जब आप ऐसा बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि V1 और E1 दोनों अपोजिट फेज में है। तो इसी को आप V1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ E1 भी लिखते हैं, या फिर इसको 180 डिग्री अपार्ट, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस एंगल होता है 180 डिग्री अपार्ट, जिसको कि आप लेंज लॉ के हिसाब से पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, या फिर वो माइनस साइन आपको दिखाता है कि ये अपनी कॉज को अपोज कर रहा है, तो वो अपोजिशन आपको इस फेजर के अंदर भी इस हिसाब से दिखता है। तो ये सब था पूरा का पूरा फेजर जो आपने पिछले केस के लिए पढ़ा था। ठीक है, अब आपको मैं नया केस बता रहा हूं जिसमें कि आप इसी फेजर को ऑन लोड कंडीशन पे अब स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब फेजर में क्या क्या चेंज आएगा उसको देखेंगे। तो यहां एक नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड। एक तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है और दूसरा सेकेंडरी लोडेड कंडीशन पे है। ठीक है, देखिएगा एकदम मस्त तरीके से आपको मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम और फेजर दोनों चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पे। टर्म्स अब आपको ऑलमोस्ट सारे टर्म्स पता है, नया कुछ रहेगा तो मैं इसके अंदर अलग से लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। वैसे इसमें कुछ नया रहेगा तो इसको जरूर से लिखेंगे। तो लेट अस सपोज कि हम लोगों ने एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का एग्जाम्पल जो है वो क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर रिएक्टेंस, इस तरफ देखेंगे यहाँ पर भी रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, और इस बार यहाँ पर लोड लगाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, इस बार ये साइड जो है ये लोडेड कंडीशन पे रखने वाले हैं, कुछ भी टाइप का लोड है, आर एल सी, अभी तीनों के तीनों आएंगे एक करके। तो यहाँ पर प्राइमरी साइड पे मैंने लगा दिया रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1, इसकी रिएक्टेंस हो गई XL1। ठीक, अब उसके बाद करंट के कंपोनेंट्स के फॉर्म में हमको इसको ब्रेक करना है, तो कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करना है तो इसको ऐसा लिखते हैं। ठीक है, करंट के कंपोनेंट्स के फॉर्म में उसको ब्रेक करना है ना, तो हमको ये करना चाहिए। देखिए, तो यहां पे सबसे पहले मैंने लिख दिया क्या? R, और इस तरफ मैंने लिख दिया XM। ठीक है, तो कोर लॉस कंपोनेंट, कोर लॉस का कंपोनेंट जो है वो बता दिया मैंने, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के फॉर्म में रिएक्टेंस जो है, इसको रेजिस्टेंस जैसा मैंने शो किया, इसको थोड़ा सुधार लेते हैं, ये रिएक्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करिएगा। हाँ, नाउ दिस इज XM। अभी ये सही है।
अच्छा वाइंडिंग तो बनाया नहीं हम लोग, चलो वाइंडिंग भी बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब इस तरफ हमारे पास क्या क्या है, इधर है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 और यहाँ की रिएक्टेंस XL2। ठीक, दिस इज आवर लोड। इसी के अक्रॉस हमारे पास V2 डेवलप हो रहा है इन दो पॉइंट्स के बीच। अब बाकी के जो टर्म्स है उसको आप जो जानते हैं उसको फटाफट से लिख दीजिए कि यहाँ पर हमारे पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ पर N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, कंडीशन मैंने अज्यूम किया कि N1 इज ग्रेटर देन N2, नहीं N2 इज ग्रेटर देन N1। ठीक है, उल्टा कंडीशन लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पर हम कुछ सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट इट बी V1, एक साइनोसॉइडल सप्लाई जो है वो प्रोवाइड हो रही है जिसका कि नाम मैंने रखा V1। ठीक, इसकी वजह से कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमको यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले तो इसकी वजह से कुछ करंट जाएगी यहाँ से। इस करंट को मैं I1 लिख सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि I1 इज इक्वल्स टू I नॉट प्लस I डब्ल्यू जो होता है दैट इज एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, उसको एक्टिव कंपोनेंट भी बोलते हो। उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट बोल सकते हो, उसी को आप वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये सारे नाम इसी के हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग नोटेशन यूज कर सकता है, कहीं पे IC यूज करता है, कभी IW यूज करेगा, तो ये दैट इज अप टू यू, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जरूर से लिख करके रखिएगा। ठीक है, तो अच्छा I नॉट को थोड़ा सही कर लीजिएगा, दिस इज नॉट I नॉट, दिस इज I म्यू प्लस IW। ठीक है, अच्छा और I म्यू प्लस IW को ही हम लोग I म्यू प्लस IW को ही हम लोग I नॉट भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग I1 बोल रहे हैं, तो हमारा I1 जो है उसकी जगह पे हम I नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट जो है I नॉट वो यहाँ से एक्सप्रेस हो सकता है, और इसको हम लोग फिर IW और I म्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि आपकी सर्किट में जो फ्लक्स का क्रिएशन हो रहा है वो प्योरली रिस्पॉन्सिबल उसके लिए कौन है, I म्यू है। ठीक है, कि I म्यू की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा फ्लक्स क्रिएशन होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, और आगे का सिनारियो समझते हैं। अब इसके बाद आगे हो क्या रहा है, तो भाई यहाँ पर कुछ EMF का इंडक्शन हो रहा है, यहाँ पर कुछ अमाउंट में EMF जो है वो इंड्यूस हो रही है, जिसको कि हम लोग प्राइमरी साइड में E1 से डिनोट करते हैं, सेकेंडरी साइड में E2 से डिनोट करते हैं। ठीक, बट एक और नया चीज होगा इस बार। क्या नया चीज होगा भाई, इस बार यहाँ सेकेंडरी से कुछ करंट जारी होगी, I2 इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी, दैट विल बी करंट I2 बिकॉज ऑफ दैट लोड। वहां पर अब कुछ जो वोल्टेज है वो भी बन रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल है दैट इज V2, लेकिन I2 के जाने से ये दोनों जगह पे कुछ ना कुछ ड्रॉप्स होने शुरू हो गए होंगे, ये दोनों के दोनों प्लेसेस पर कुछ ना कुछ ड्रॉप्स जरूर होंगे। एक और चीज होगी, क्या होगा पता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जब करंट का फ्लो होगा तो डेफिनेटली एक अपोजिंग नेचर का फ्लक्स भी क्रिएट होगा वहां पे, जो आपकी सर्किट के अंदर की मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा होगा। एक अपोजिंग नेचर का फ्लक्स होगा जिसको कि आप phi2 लिख सकते हो, जो अपोज कर रहा होगा आपकी मेन फ्लक्स को। तो आपकी टोटल फ्लक्स जो निकल के आएगी सर्किट की, जिसको कि phi टोटल बोल रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू phi1 माइनस दिस phi2, phi1 माइनस दिस phi2। ठीक है, या phi माइनस phi2, phi1 मत बोलो, इसको phi लिख दो आप। ये phi जो है दिस इज योर मेन फ्लक्स, ये जो phi है दिस इज मेन फ्लक्स। कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है ये बड़े इंपॉर्टेंट है यार। दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग का फ्लक्स, ठीक है, जो कि अपोज कर रहा है, जो कि अपोज कर रहा है किसको, मेन फ्लक्स को। तो टोटल फ्लक्स जो आपकी रहेगी, ओवरऑल नेट रिजल्टेंट फ्लक्स जो रहेगी वो कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी। तो इसी चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए, इसी चीज को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमको प्राइमरी साइड से कुछ I2 के बराबर की करंट चाहिए। इस करंट को हम लोग बोलते हैं I2 डैश। इसको कंपनसेटिंग करंट भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसी को कंपनसेटिंग करंट भी बोल सकते हैं, जो I2 को काउंटर करेगी, जो इस I2 के इफेक्ट को काउंटर करेगी। ठीक है, तो ये करंट जो है इस फ्लक्स के बराबर का फ्लक्स क्रिएट करके इस फ्लक्स के इफेक्ट को नलीफाई कर देगी, ताकि ये फ्लक्स बचा ना रहे हमारे मेन फ्लक्स को घटाने के लिए। समझ गए, इतना इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ये एकदम ट्रिकी पॉइंट है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसको थ्योरेटिकली आपको एकदम जैसे धागे में पिरोना बोलते हैं, एकदम उस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आपको इसको लिखते जाना है, तब कहीं जाके ये एक प्रॉपर 7 मार्क्स का या 10 मार्क्स का या 15 मार्क्स का एक सॉलिड थ्योरी प्लस फेजर प्लस इक्विवेलेंट का कॉम्बिनेशन बनेगा। एक भी पॉइंट बीच में मिस किए या गलत समझे तो गड़बड़ हो जाएगा वहां पर। ठीक है,
तो दोबारा से मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, तो प्राइमरी वाइंडिंग से हमको जो आउटपुट निकल के आ रहा है, जो मिल रहा है, उससे उसमें से हमको एक I2 का अपोजिंग नेचर का कंपोनेंट रिक्वायर्ड होगा। क्यों रिक्वायर्ड होगा? क्योंकि हमको दिख रहा है कि सेकेंडरी साइड पर ये जो I2 करंट का फ्लो है, ये एक phi2 फ्लक्स बना रहा है जो काउंटर कर रही है किसको? मेन फ्लक्स को। तो हमारी मेन फ्लक्स की जो ओवरऑल टोटल फ्लक्स है उसकी वैल्यू घटती चली जा रही है। तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारा ये वाला जो वाइंडिंग है, इसमें से I0 तो चली गई, चलो आपके पास ये दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में, लेकिन इस तरफ से I2 जो है, I2 डैश, मतलब इस सेकेंडरी करंट के बराबर का कुछ करंट ये लेगा ये वाइंडिंग, जिससे कि ये उतना ही फ्लक्स बना सके जितना फ्लक्स हमको अपोजिशन ऑफर कर रहा है। तो ये उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए उतना फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर सभी को? ठीक है, चलिए इस पॉइंट तक अगर आपको क्लियर हो गया तो अब जरा सा हम लोग इसके फेजर डायग्राम तक भी पहुंचते हैं, देखते हैं कि इनका फेजर वगैरह जो है उसको भी कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, उसके पीछे क्या क्या स्टेप है। तो पूरा का पूरा बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। चलिए ठीक है, तो कोर इसको RW या RC से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। कोर लॉस कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए अब आते हैं जरा फेजर डायग्राम पे। फेजर डायग्राम बनाने के लिए अभी तक देखिए मैंने लोड स्पेसिफाई नहीं किया। लोड लगा है जिसकी वजह से I2 जा रहा है, वो तो समझ आ गया, लेकिन कौन सा लोड लगा है? लोड भी तो बहुत वैरायटी का हो सकता है ना। तो लोड कैन बी ऑफ एनी वैरायटी। लोड रेजिस्टिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं फर्स्ट केस शुरू करने जा रहा हूं यहां से। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही है कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन रेजिस्टिव लोड। अब स्टेप बाय स्टेप ध्यान से मैं बताते जाऊंगा आपको, आप ध्यान से देखते जाइएगा कि हम लोग एक एक स्टेप वाइज फेजर को बना कैसे रहे। फेजर का कंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये पिछले पेज में जो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया है, यही सेम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को मैं लेकर के चलता हूं। बाकी पूरी आइडेंटिटी सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल सेम। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं यहां पर। तो ये जो सेशंस चल रहे हैं आपके लिए ट्रांसफार्मर के, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशन है। इनको प्रॉपर प्लेलिस्ट में मैंने सीक्वेंसिंग किया हुआ है। नोट्स जो है आपको आपके पास जो कंटेंट ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर गूगल ड्राइव की लिंक मैं भेज रहा हूँ। इस लिंक के अंदर से ये पूरा नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सीक्वेंस में देखिएगा प्रॉपर, और सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये, जो भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की हो इंडिया में, आप सबके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल रहेगा, यूज़फुल रहेगा। कई स्टूडेंट्स के सिलेबस में ट्रांसफार्मर हो सकता है बेसिक इलेक्ट्रिकल में ना रहे, तो आगे चल के मशीन्स में आएगा अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि हम लोगों ने यहाँ पर एक रेजिस्टिव लोड लगाया हुआ है, और इस रेजिस्टिव लोड को मैं R से शो कर रहा हूँ। इस रेजिस्टिव लोड को मैं यहाँ पर R रेजिस्टेंस से शो कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टिव लोड है तो बहुत सारी चीजें जो है बदलेंगी, बहुत सारी आइडेंटिटी इसकी चेंज होगी। क्या क्या आइडेंटिटी है चलिए देखते चले जाते हैं। अब इसका फेजर का कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले यहीं पर। इस बार एक काम करते हैं, फेजर का कंस्ट्रक्शन जो है ना सेकेंडरी साइड से शुरू करते हैं। इस बार फेजर मैं प्राइमरी से नहीं सेकेंडरी से बनाने वाला हूं। कैसे सेकेंडरी से बनाऊंगा ध्यान से देखिए। सेकेंडरी साइड से मैं फेजर बनाने जा रहा हूं, तो सबसे पहला काम मैं यहां से क्या ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए सेकेंडरी साइड से फेजर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि V2 को मैं कहां पे बना सकता हूं। ठीक है, ये V2 जो है इसको मैं एज अ रेफरेंस बना रहा हूं। रेफरेंस के तौर पे क्यों ले रहा हूं? क्योंकि Vm sin ओमेगा t एक रेफरेंस क्वांटिटी के फॉर्म में, उसके रिस्पेक्ट में करंट वगैरह में कितने का चेंज है वो देखना है मुझे। ठीक, तो मैंने क्या किया यहां सबसे पहले क्या किया, V2 ड्रॉ कर लिया, सेकेंडरी साइड का पोटेंशियल। मैं सबसे पहले फेजर सेकेंडरी से ही शुरू कर रहा हूं, आप भी ऐसी स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस बनाइएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं देख रहा हूं कि I2 करंट V2 से लीड करेगी या लैग करेगी। तो भाई आपको एकदम साफ सुथरा सवाल में ऊपर ही बता दिया है कि आप रेजिस्टिव लोड के लिए फेजर बनाने जा रहे हैं। जब रेजिस्टिव लोड के लिए फेजर बनाने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि I2 करंट जो है ये सेम फेज में रहेगी यहां पर, लाइक दिस। इसी को आप लिखेंगे I2। तो V2 और I2 दोनों एक ही फेज में, V2 और I2 दोनों एक ही फेज में। ठीक,
अच्छा यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप्स भी हो रहा है ना, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप जो है ये सपोज कर लो R2 है, तो इसकी वोल्टेज ड्रॉप आप लिखोगे V2 इज इक्वल्स टू, या V इज इक्वल्स टू I2 इंटू R2, और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप लिखोगे आप V डैश इज इक्वल्स टू I2 इंटू XL2। ये दो टाइप के वोल्टेज ड्रॉप्स हैं, लेकिन दोनों ही फेजर सम के फॉर्म में हो सकती है, नॉर्मली स्केलर फॉर्म में ऐड नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि एक इंडक्टिव का केस है, दूसरा रेजिस्टिव का केस है। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं। तो I2 इंटू R2 अगर मुझे लिखना है तो ये कैसे लिखूंगा मैं इसके आगे, ये देखिए I2 इंटू R2, ये इसका वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। किसका वोल्टेज ड्रॉप? I2 इंटू R2 का वोल्टेज ड्रॉप, ठीक, I2 इंटू R2। अब बताइए I2 इंटू XL2 को कहाँ बनाऊंगा? क्या इसी के कंटिन्यूएशन में आगे बनाऊंगा सेम फेज में, या इससे 90 डिग्री लीड करता हुआ, या इससे 90 डिग्री अलग डिफरेंट फेज में? तो भाई आंसर ये है कि इससे 90 डिग्री डिफरेंट फेज में बनाना चाहिए मुझे, ऐसे, ठीक है, इससे 90 डिग्री अपार्ट लिखूंगा मैं इसको I2 इंटू XL2। स्टेप नंबर 1 2 3, तीनों स्टेप आपके सामने। शुरुआत की हम लोगों ने V2 से, फिर मैंने आपको I2 ट्रेस करके बताया, रजिस्टिव लोड है तो बोथ शुड बी इन द सेम फेज। फिर मैंने आपको I2 R2 बताया, उसी से आगे एक्सटेंड करता हुआ, और XL2 और I2 का जो कॉम्बिनेशन है, इससे जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो दूसरे फेज में 90 डिग्री अपार्ट आ रहा है, ठीक है। यहां तक का फंडामेंटल सबको समझ में आ गया क्या? I2 और X2 का वोल्टेज ड्रॉप जो है 90 डिग्री लीडिंग होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी साइड की सर्किट में जरा KVL लगा के बताइए मुझे। लिखते हैं यहाँ पे कि अप्लाइंग KVL, इधर की जगह छोड़ देते हैं, नीचे लिखते हैं, यहां लिख देते हैं अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL इन सेकेंडरी साइड। सेकेंडरी साइड पर KVL लगाने जा रहा हूं, तो KVL का एक्सप्रेशन कैसा बनेगा यहां पर? देखिए यहां पे अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में KVL अप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा V2 माइनस I2 इंटू R2 माइनस I2 इंटू XL2 इज इक्वल्स टू E2। हालांकि ये सब के सबको वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए, ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो है दे मस्ट बी इन द वेक्टर फॉर्म। ऐसा लिख सकते हैं क्या? भाई माइनस कैसे लिख सकते हो सर? यहाँ पे एक गलती है, क्या आप गलती आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो मतलब कंसेप्ट आपका सही चल रहा है, अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ गलती ये है कि जब आप टर्मिनल वोल्टेज बताएंगे तो वो इस E2 से छोटा रहेगा। क्यों छोटा रहेगा? क्योंकि इधर वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप हो रहा है, फिर जो बच रहा है वो टर्मिनल वोल्टेज है ना, तो टर्मिनल वोल्टेज बड़ा कैसे हो सकता है? इस इक्वेशन के हिसाब से तो बड़ा दिख रहा है, तो आपने साइन यहाँ गलत लगाया है, यहाँ प्लस साइन होगा, ठीक है, कि एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज प्लस ड्रॉप नंबर 1 प्लस ड्रॉप नंबर 2 सबको मिला दिया तो टोटल EMF जो थी सेकेंडरी साइड की उसके बराबर आएगा ये यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आपको किससे मिला? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से मिला, KVL जब आपने अप्लाई किया सेकेंडरी साइड पर तब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन तीनों क्वांटिटीज का जब मैं रिजल्टेंट निकाल लूंगा तो वही E2 रहेगा जो फेजर में दिखेगा। तो देखिए V2 है, I2 इंटू R2 है, I2 इंटू XL2 है, इनका रिजल्टेंट क्या बनना चाहिए फिर? जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया, इनका रिजल्टेंट क्या बनना चाहिए? इनका रिजल्टेंट बनना चाहिए E2, EMF E2, सेकेंडरी साइड का इंड्यूस्ड EMF जो है वो इसका रिजल्टेंट रहेगा। सेकेंडरी साइड का फेजर डायग्राम यहां से होता है कंप्लीट, ठीक है, सेकेंडरी साइड का। और इसी लाइन पर आप बनाएंगे E1, EMF इक्वेशन से पढ़ा हुआ है आपने इस चीज को, और यहां से आपको पता है कि E1 छोटा है E2 से, तो इसीलिए E2 की एरो ऊपर बनी है, E1 की एरो पीछे बनी है, ठीक है। हर चीज का एक मतलब है, हर चीज का एक रीजन है, इस वजह से उसको ऐसा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिजल्टेंट बना लिया, चलिए ठीक है, ये सेकेंडरी साइड की फेजर कंप्लीट हो गई। अब आते हैं जरा प्राइमरी साइड पर। देखिए ये हम लोग आते हैं अब यहाँ से प्राइमरी साइड पर। प्राइमरी साइड में देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स है आपके पास, ठीक है। प्राइमरी साइड में देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट है हमारे पास, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास प्राइमरी साइड से एक फ्लक्स जो है वो क्रिएट हो रही है। ये जो फ्लक्स फाई है, अगर आपने इससे पहले का देखा होगा फेजर डायग्राम,
नो लोड वाली कंडीशन का या आइडियल का, तो मैंने वहाँ पे दो चीज़ें पहले से बताई हुई है जो कि कॉमन चलती आ रही है अभी तक। सबसे पहला चीज़ कि फ्लक्स जो है वो दैट इज इन फेज विद द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ द करंट, करंट की मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के फेज में ही रहेगी फ्लक्स हमेशा, क्योंकि फ्लक्स का क्रिएशन ही उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उसके साथ इन फेज है। लेकिन फ्लक्स जो है यहाँ के कौन से कंपोनेंट से फेज अपार्ट होगी, तो भाई ईएमएफ से फेज अपार्ट होगी, ठीक है। ये जो फ्लक्स है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, तो ये फ्लक्स इस ईएमएफ से 90 डिग्री अपार्ट होगी, इतना तो तय है। कौन से ईएमएफ से, इस E1 E2 ईएमएफ से फ्लक्स आपकी कितने डिग्री अपार्ट हो गई, 90 डिग्री अपार्ट हो गई। ड्रॉ करें, चलिए देखते हैं। तो यहां से 90 डिग्री अपार्ट आप बनाएंगे फ्लक्स, ये हो गई फ्लक्स जो कि 90 डिग्री अपार्ट दिख रही है, किससे, 90 डिग्री लीड कर रही है, खाली अपार्ट ही नहीं। देखिए मैंने पिछली बार डायग्राम में आपको दिखाया था ना ये चीज कि यहाँ पे हम लोग फ्लक्स लिखे, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट लिखे, तो उससे लैग करता हुआ आपको दिख रहा है E1 एंड E2, ये था। उसी सिचुएशन को मैंने यहाँ पे बना दिया फिर से, ठीक है, सेम सिनेरियो है, समझ आ रहा है अभी आपको, चलिए ठीक है। तो फ्लक्स जो है वो अपने E1 E2 ईएमएफ से लीड करेगी बाय हाउ मच, बाय 90 डिग्रीज, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जो है वो कहां बनेगा, E1 E2 के साइड बनेगा कि फ्लक्स के साइड बनेगा, सोचिए जरा। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट जो है उसको आप कहां पर ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता है कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट हमेशा फ्लक्स के फेज में ही होता है, उससे अलग कहीं नहीं होता, ठीक है। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं I म्यू, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, ओके ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज यहां पर क्या हो रहा है, फाई तो चलो लीड कर रही है यहां पर, ठीक है। फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से ये क्रिएट हो रही है, तो उसको इन फेज भी हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हमको ये पता है कि लेंज लॉ को फॉलो करते हुए जो हमारी लीकेज हो रही है, लीकेज बोलता हूँ सॉरी, जो वहाँ पर लॉसेस जो हो रही है वो ईएमएफ की वजह से हो रही है। ईएमएफ का इंडक्शन जो है उसके लिए मेजर रोल प्ले कर रहा है, लेकिन लेंज लॉ के हिसाब से साइन क्या है उसका, माइनस साइन है। तो जब मैं E1 E2 पॉजिटिव इधर लिखा हूं तो E2 माइनस भी तो लिख सकता हूं मैं इस तरफ, दूसरी तरफ कैसे लिख सकता हूं, बाई एक्सटेंडिंग दिस लाइन इक्वल एंड अपोजिट। इसी लाइन को मैंने इक्वल एंड अपोजिट फॉर्म में एक्सटेंड कर दिया इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और इसको सामने मैंने लिख दिया माइनस ऑफ E2, इसको क्या लिख दिया, माइनस ऑफ E2। दोनों लाइन की लंबाई बिल्कुल सेम है, ठीक है। माइनस ऑफ E2 या और माइनस ऑफ E1 जो है वो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, मैं E2 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ये भी एक कारण है क्योंकि मैं प्राइमरी का अब शो कर रहा हूँ पूरा चीज, सेकेंडरी का तो मैंने फेजर बना लिया, ठीक है। तो अब ये जो फेजर आप देख रहे हैं ये प्राइमरी की फेजर बन रही है, तो मैंने E1 के फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक, माइनस E1 के फॉर्म में। चलिए ठीक है, अब माइनस E1 के फॉर्म में इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। इसका जो बेसिस था वो क्या था, वो लेंज लॉ का था, ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखें जरा प्राइमरी साइड पे और क्या क्या है हमारे पास। तो ये जो फ्लक्स क्रिएट हो रही है इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है I म्यू, ठीक, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है I म्यू। हम लोगों ने मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट को शो कर दिया ना यहाँ फेज में। अब इसके बाद आपको क्या दिखाना है, E1 जो है मैग्नीट्यूड में मतलब माइनस ऑफ E1 जो है मैग्नीट्यूड में बिल्कुल इक्वल है E1 के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ऐसा माइनस साइन जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहां से जरा हम लोग देखते हैं कि अब यहां से एक चीज को हम लोग देखते हैं, यहां से जो मैंने IW लिखा है, IW कौन सा कंपोनेंट है, तो भाई ये तो कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट है ना, ये करंट का कौन सा कंपोनेंट है, कोर लॉस कंपोनेंट है, ठीक। ये कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट अपनी ईएमएफ से इस बार कैसा रहेगा, इस बार इन फेज रहेगा कि आउट ऑफ फेज रहेगा। तो आप बोलेंगे सर लोड तो हमारा कौन सा लगा है, रजिस्टिव लोड लगा हुआ है ना, तो ये अपनी ईएमएफ से आउट ऑफ फेज कैसे हो सकता है, और ये भी वैसे भी रजिस्टिव पार्ट है, इसको हम लोग एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं या वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट भी बोलते हैं। तो ये तो हमारी ईएमएफ के फेज में ही रहना चाहिए। अगर ईएमएफ के फेज में है तो आप इस बार इसे भी यहीं शो करिएगा, तो आप इसे भी यहीं पर शो करेंगे। क्या नाम है इसका, इसका नाम आपने लिख दिया IW, ठीक है। तो IW कहां पर है, माइनस ऑफ E1 के फेज पर ही है, अपोज कर रहा है जो उसके फेज पर ही है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हमको ये पता है कि शायद स्टार्टिंग में ही मैंने यहां पे बता दिया था आपको ये चीज, I0 जो है इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए पिछले पेज में मैंने डायग्राम में आपको बताया हुआ है,
शायद इस पेज में मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए आई म्यू प्लस आई डब्ल्यू इज नथिंग बट आई नॉट, नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट जो है उसके बराबर होता है इनका सम। तो इनका जो नेट सम है वो आई नॉट लिखा जा सकता है, पॉसिबल है कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहां पर भी मैं यही चीज करने जा रहा हूं अभी, ठीक है, यहां पर भी मैं यही चीज करने जा रहा हूं। कैसे? देखिए आई म्यू और आई ओमेगा या आई डब्ल्यू जो मैं लिख रहा हूं, सॉरी ओमेगा नहीं है ये, इन दोनों का फेजर सम जो होगा उससे क्या मिलेगा हमको? नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट मिलेगा। तो इसका फेजर सम बना देते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए इसका फेजर सम जो है वो आप ऐसे शो करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करिए और उसके बेसिस पर जहां पर ये दोनों लाइनें मिलती हैं वहां पे बनाइए आप रिजल्टेंट। दिस विल बी नोन एज, ये रिजल्टेंट जो आपको मिला ये है आई नॉट। ये जो रिजल्टेंट आपको मिला इन दोनों के बीच का यही आई नॉट है। दिस रिजल्टेंट इज नथिंग बट द आई नॉट। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां तक पहुंच गए हम लोग। तो हम लोग इधर लिख भी देते हैं कहीं पे साइड में, हियर आई नॉट इज द वेक्टर सम ऑफ आई डब्ल्यू एंड आई म्यू। ठीक है, आई नॉट जो है वो क्या है? वो वेक्टर सम के बराबर है। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा I1 जो है, हमारा I1 करंट जो है वो I1 और I2 डैश का रिजल्टेंट है। ठीक, बट क्वेश्चन क्या बनता है पहले यहाँ पे? पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर I2 डैश जो है वो कहाँ से लेकर के आएंगे। ठीक है, I2 डैश कौन सी करंट है? I2 डैश के बारे में आपको मैं दोबारा याद दिला दूं कि I2 डैश वही करंट है जो सेकेंडरी करंट की वजह से जो फ्लक्स बन रहा था, जो अपोज करता है हमारी मेन फ्लक्स को, उसके इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए I2 डैश एक काउंटर बैलेंस करंट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, I2 डैश का काम है काउंटर बैलेंस करना, उस अब अपोज करती हुई फ्लक्स को रोकने के लिए या अपोज करने के लिए, ठीक है, उसको खत्म करने के लिए या नलीफाई करने के लिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ना क्वेश्चन के अंदर, मतलब इस सर्किट के अंदर, इस फेजर के भीतर हमको I2 डैश ड्रॉ करना है। ठीक है, तो I2 डैश जो है वो I2 करंट के अपोजिट में ड्रॉ होगा, क्योंकि I2 करंट को ही तो वो इवन आउट कर रहा है, I2 करंट को ही तो बैलेंस कर रहा है ना। तो I2 डैश किधर बनना चाहिए? पूरा समझ समझ के बनाइएगा, याद करके नहीं बनाना है। देखिए I2 इस तरफ मैंने बनाया ना, तो I2 डैश इसी लाइन में 180 डिग्री अपार्ट यहां बनना चाहिए। देखिए, सो दिस करंट विल बी माई I2 डैश, लिख सकते हैं माइनस ऑफ I2 या I2 डैश लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब जरा I1 को ड्रॉ करिएगा एज अ रिजल्टेंट ऑफ I2 डैश एंड I नॉट और I2 डैश का रिजल्टेंट क्या बनेगा? I नॉट और I2 डैश का रिजल्टेंट जो है वो क्या बनना चाहिए? सोच के बनाइएगा इसको एकदम प्रॉपर। ठीक है, अगर आपने फेजर को बिल्कुल सही सही तरीके से ड्रॉ किया होगा तो I नॉट और I2 डैश का रिजल्टेंट के फॉर्म में आपको करंट जो है, कौन सी करंट मिल जाएगी? यहाँ पर आपको करंट मिलेगी, नेक्स्ट आपको करंट जो है वो मिल जाएगी, कौन सी? वो करंट है I1। इनका रिजल्टेंट जो है वो आप चलिए ठीक है, इसको एक बार एक काम करते हैं, फिर से एकदम प्रॉपर एक बार बनाते हैं। ठीक है, ये वाले पोर्शन को ना एक बार और रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए ठीक है, हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ से आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब मैं I2 डैश बना रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या लेकर के आना है? मुझे I1 करंट को प्लेस करना है। बट एक दिक्कत क्या है पता है? यहाँ पर एक चीज को थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, जिसको कि थोड़ा सुधार लीजिएगा। IW की वैल्यू I म्यू के तुलना में बहुत छोटी होगी। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट विल ऑलवेज बी हायर एज कंपेयर टू दिस IW। तो ये जो डेटा आपने दिखाया, ये जो डेटा थोड़ा सा ज्यादा लेंथ का दिखाई दे रहा है, ये जस्ट उल्टा होगा, I म्यू ज्यादा बड़ा होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इतने पोर्शन को मैं एक बार दोबारा से करेक्ट कर लेता हूँ, इतने पोर्शन को मैं एक बार दोबारा से करेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब वापस से एक बार देख लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो I म्यू जो है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि फेजर जो है स्मॉल स्पेस में भी, बट ऐसा हो ना। हाँ जी, तो यहां से मैंने क्या बनाया था याद करिएगा,
यहाँ से मैंने जब इसको एक्सटेंड किया था, सो दिस वाज माइनस ऑफ E1, यहाँ पे मैंने बनाया था माइनस ऑफ E1, आपको अगर ध्यान में होगा तो। दूसरा चीज़, मैंने I2 को इधर से आगे एक्सटेंड कर दिया, बट वो I2 बाद में एक्सटेंड होगा। इसी माइनस E1 के साथ इन फेज आया था क्या, इसी माइनस E1 के साथ इन फेज आ गया था हमारे पास I म्यू, ठीक है। और फिर मैंने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं पे आया मेरे पास, और ये कौन सा कंपोनेंट बन गया मेरे पास, ये कंपोनेंट बन गया I0 का कंपोनेंट, ठीक है। एक सेकेंड, सो दिस इज माई वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट एंड दिस इज माई मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया हमारे पास I0, ठीक है। अभी फेजर आपका एकदम सही बन रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या था, देखिए, तो मैंने आपको बोला कि I2 जो है वो उसी का जस्ट अपोजिट आपको क्या मिलेगा, यहां से I2 डैश मिलेगा, ठीक है। I2 का जस्ट अपोज करता हुआ आपको मिलेगा I2 डैश। और हमको ये पता है, देखिए यहां से अगर आप इसी डायग्राम से अब ध्यान से समझिएगा, I2 डैश और I0 का वेक्टर सम आपको I1 दिलाएगा। I1 जो है वो I2 डैश और I0 का वेक्टर सम के तौर पे दिखेगा। तो उसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से उसी को ड्रॉ करने के लिए आपको एक बार फिर से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लेना पड़ेगा। तो ये रहा I0 और यहाँ पे रहा I2 डैश, ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट पर आप बनाइएगा क्या, उस पॉइंट पर आप बनाएंगे I1। ये जो पॉइंट है ना, ये I1 है। बहुत देख समझ के बनाने वाली चीज़ है, ये एकदम प्रॉपर देख के बनाने वाली चीज़ है, नहीं तो खूब बड़ा चांस हो जाएगा वहाँ मिस्टेक होने का, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखेगा, बट आप डॉटेड लाइन के फॉर्म में चीज़ों को शो करिएगा तो आपको पता रहेगा कि मेन वाली लाइनें कौन कौन सी है और वेक्टर सम करने के लिए जो कनेक्टिंग लाइन है वो कौन कौन सी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सब वेक्टर सम के लिए लाइनें किए हुए हैं हम लोग, तो ये अलग है, ये देखिए लाइक दिस। तो आपको यहाँ पे अब दिखने लग जाएगा कि अच्छा I1 की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ट्रेस हुई है, ठीक है भाई। यहाँ तक हम लोगों ने I1 ट्रेस कर लिया, ठीक है। I0 हो गया, I2 डैश हो गया, I1 हम लोगों ने ट्रेस कर लिया, ठीक। चलिए, बहुत परफेक्ट है। अब इसके बाद देखिए कि हम लोग यहाँ से V1 जो है उसको भी ट्रेस करेंगे, इस यहाँ से V1 जो है उसको भी ट्रेस करेंगे, बट उससे पहले कुछ और बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ और बनाते हैं। तो E1 की लाइन हम लोगों ने बना ली, माइनस E1 की लाइन, ठीक। अब यहाँ से देखिए कि I1 R1 प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 इंटू R1, ठीक। ये E1 के फेज में होगा कि नहीं होगा, ये बताइएगा। ये माइनस ऑफ E1 और I1 इंटू R1 का जो ड्रॉप है रेजिस्टिव लोड होने की वजह से, ये तो दोनों इन फेज हो जाने चाहिए, ये दोनों के दोनों क्या हो जाने चाहिए, इन फेज हो जाने चाहिए। लेकिन किसके, ये किसके इन फेज होंगे भाई, I1 R1 जो है वो I1 के फेज में होगा, और किसके इन फेज होगा, है ना। तो I1 के फेज में इसको चलिए ड्रॉ कर देते हैं। ये जो आपने I1 बनाया इसी के फेज में मैं बना देता हूं I1 इंटू R1, बना सकते हैं इसको ऐसा। देखिए दोनों को इन फेज मैंने रखा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल एक समान रखा हुआ है। अच्छा, I1 R1 अगर यहाँ पे बन गया तो अब आप बताइए कि I इंटू एक्स कैसे बनेगा, मतलब I1 इंटू X1, I1 इंटू X1 जो है ये कैसे बनेगा फिर, चलिए देखते हैं। अब ये इससे भी 90 डिग्री अपार्ट बनना चाहिए, तो यहां से 90 डिग्री लेकर के और इसको ट्रेस करिए आप। I1 इंटू X1 जो है 90 डिग्री के अप्रॉक्स लेकर के इसको और ट्रेस करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर गैप बनाते हैं, चलिए यहां तक थोड़ा सा मैं गैप बना देता हूं ताकि आपको फेजर बनाने में या समझने में कोई दिक्कत ना आ जाए। तो ये मैंने नेक्स्ट क्या लिख दिया, I1 इंटू XL1 प्राइमरी साइड का वाइंडिंग का रिएक्टेंस, ठीक। अब बताइए कि इन सब का अगर अब मैं प्राइमरी साइड पे मान लीजिए दोबारा से KVL लगाता हूं, इस प्राइमरी साइड पे फिर से मैं KVL लगाने की बात कर रहा हूं, ठीक। तो ये जो KVL लगेगा उससे V1 का एक्सप्रेशन कैसे निकल के आएगा आप एक बार खुद से कैलकुलेट करके देखिए। यहां पर अगर मैं KVL लगाता हूं, जैसे उस तरफ मैंने जब KVL लगाया था तो मैंने V2 का एक्सप्रेशन देखा था, ठीक है। अब इधर आपको देखना है कि V1 का एक्सप्रेशन जो है वो कैसे आएगा। तो कैसे लिखेंगे इसको आप लिखेंगे माइनस ऑफ E1 प्लस यहां का वोल्टेज ड्रॉप्स, क्या क्या वोल्टेज ड्रॉप्स, I1 इंटू R1 प्लस इधर का वोल्टेज ड्रॉप
आई वन इंटू एक्सएल वन, ये वैल्यू बराबर होगी किसके, ये वैल्यू बराबर होगी V1 के, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू V1, और ये सब वेक्टर फॉर्म में है। इसको वैसे भी आप रिलेट करके देख सकते हैं। कैसे रिलेट करके देखेंगे, देखिए ये सप्लाई वोल्टेज बड़ी होगी एज कंपेयर टू दिस E1, यहाँ सबका ड्रॉप होने के बाद जो बचेगा वो आपको यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्म में दिख रहा है। तो V1 ऑब्वियसली इन सबसे बड़ा होगा और V1 को आप इसी कंपोनेंट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। इस केवीएल लगाने के बाद से जो V1 का रिजल्टेंट आया तो वो मुझे दिख रहा है कि माइनस E1, उसके साथ I1R1, उसके साथ I1 XL1 से जो रिजल्टेंट निकलेगा उसको V1 के तौर पे शो करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या है, E1 है माइनस E1, फिर यहाँ से यहाँ तक I1R1, फिर I1 इंटू XL1, इन सब का रिजल्टेंट जो मैं बताऊंगा वही होगा मेरे पास क्या, वही होगा V1। मतलब ये जो रिजल्टेंट मैं यहां से बताने वाला हूं, जिससे कि E1 थोड़ा छुप जाएगा अभी, ठीक है, E1 को छुपने देते हैं, उसको हटा देंगे हम लोग, ठीक है। ये जो रिजल्टेंट दिखेगा, दिस रिजल्टेंट विल बी माई V1, ठीक है। और इसके लिए मैं जरा E1 को थोड़ा सा साइड पर लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये माइनस ऑफ E1 यहां पे लिखेगा, ठीक है, इसको मतलब एरो के फॉर्म में शो करिएगा, ऐसे नहीं। तो ये बनता है आपका फेजर, ये बनता है आपका एक कंप्लीट फेजर डायग्राम। इसको मैं ज़्यादा जूम इन जूम आउट नहीं करूंगा, नहीं तो आपके नोट्स में से ये इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। तो जब कोई किसका फेजर डायग्राम है ये, दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, अ सिंगल फेज practical transformer on resistive load। अब इस पूरे लेक्चर को देखने के दौरान एक चीज़ मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप इस लेक्चर को देखते देखते में जो मैं आपको पॉइंट्स बताते जा रहा हूँ, जो चीज़ जो मैंने आपको सिर्फ बताया है, जो लिखवाया नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला पहले सेकेंडरी साइड का ड्रॉ करना शुरू करेंगे V2 से, ठीक है। पहले सेकेंडरी वोल्टेज जो है V2 ड्रॉ कर लिए, टर्मिनल वोल्टेज, I2 उसी के फेज में आ गया, I2 इंटू R2 जो है वो भी इनके फेज में रहेगा बट एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखेगा, और I2 इंटू XL2 का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उससे लीड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल करके बता रहा हूँ, इसको पॉइंट्स में कहीं पे लिखते जाइएगा। इसको पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फेजर बनाने का सीक्वेंस क्या था, किस हिसाब से हम लोग ये पूरे फेजर को ड्रॉ किए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो सिर्फ रटने वाली चीज़ हो जाएगी और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। सिर्फ रटने से कोई बेनिफिट जो है वो नहीं होगा। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें और बता देता हूँ मैं आप लोग को। I0 और V1 के बीच का फेज डिफरेंस एंगल, द फेज एंगल बिटवीन दिस I0 एंड दिस V1, इसको क्या बोलेंगे बताइए, I0 और V1 का। I0 क्या है, नो लोड करंट है ना, नो लोड प्राइमरी करंट है। तो इनके बीच का जो फेज एंगल होगा I0 से V1 का, इसका नाम लिख लीजिएगा, I0 से V1, दिस इज नोन एज नो लोड फेज एंगल, नो लोड फेज एंगल जो है वो इसको बोला जाएगा, ठीक है। या पावर फैक्टर एंगल भी इसी को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल। कभी अगर पूछ लिया एग्जामिनेशन में तो, वैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल में इतना डेप्थ में नहीं पूछता है, बट अगर कभी पूछ भी लिया तो आप इसको बता सकते हैं कि पावर फैक्टर एंगल जो है V0 से I1 के बीच का फेज एंगल है, ठीक है। और दूसरा, चलिए इसी फेजर डायग्राम में एक और चीज बताता हूं आपको। φ1 जो है वो V1 और I1 के बीच का एंगल है। φ1 जो है वो इस V1 और इस I1 के बीच का एंगल है, यहां से यहां तक देखिए, ये इसको आप बोलते हैं दिस इज φ1, ठीक है। तो जो फेज डिफरेंस एंगल φ1 आप निकालोगे वो I1 और V1 के बीच का निकलेगा, ऑब्वियस से थिंग है। तो सारी चीजों का जो सीक्वेंस है ना वो एकदम तय है कि किसके बाद क्या ड्रॉ करना है। कि भाई आपने E1 E2 ड्रॉ किया तो आपको पता है कि इससे 90 डिग्री लीड करती हुई फ्लक्स फाई है, फ्लक्स फाई है, तो उसी के साथ जो उसका करंट कंपोनेंट है वो भी इन फेज है। करंट का कौन सा कंपोनेंट है, जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट है, तो वो उसके साथ इन फेज है, सेम लाइन पे ड्रॉ कर दिया मैंने, ठीक है। और मुझे पता है कि यहाँ से E2 जो है उसको नेगेटिव साइड में मैं एक्सटेंड करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ, E2 या E1 का। तो E1 का एक्सप्रेशन मैंने क्या किया, लेंज लॉ के हिसाब से अपोजिट साइड में एक्सटेंड करके, इसके बेसिस पे मैंने देखा कि यहाँ पर मैं
कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट जो है उसको शो कर सकता हूँ, ठीक है, या वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट जो है उसको मैंने यहाँ शो कर दिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या देता है मुझे, आई नॉट की वैल्यू देता है जो हम शुरू में एक्सप्रेस करके रखे हुए हैं। तो ऐसे हर चीज़ ना एकदम प्रॉपर रिलेटिबिलिटी के साथ बनाइएगा तो एकदम मस्त से समझ में आएगा आपको। एक भी बीच का पॉइंट मिस होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फेजर एकदम समझ के बनाना है। आपने देखा कि मैंने यहाँ पे आई डब्ल्यू की वैल्यू जो है उसको बड़ी कर दी और आई म्यू को छोटा कर दिया, पूरा फेजर ही गलत हो गया था वहां पर। क्यों? क्योंकि कंसेप्चुअली भी वो रॉन्ग है। आपका मैग्नेटाइजिंग करंट शुड बी मोर एज कंपेयर टू दिस कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो ऐसे हर छोटी छोटी चीज को अगर आप ध्यान रखते चले जाएंगे, एकदम प्रॉपर सटीक फेजर डायग्राम आप बना के आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम आपने देख लिया, उसका फेजर आपने यहाँ पर देख लिया। अगली क्लास पे जब मिलेंगे तो लैगिंग पावर फैक्टर लोड का भी हम लोग कनेक्शन इसके अंदर देखेंगे और उसके साथ साथ लीडिंग पावर फैक्टर वाले का भी वहीं पर क्रिएट करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप एकदम मस्त तरीके से ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाएंगे आप लोग। जरूर से इस वीडियो के तुरंत बाद आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। एक बार तो आप मेरे साथ साथ बनाए होंगे, वीडियो एंड होने के बाद बिना देखे, बिना वीडियो को देखे या बिना नोट्स को देखे, खुद से एकदम आराम से कंसेप्ट से एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आपका। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।